तो हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे के लिए, जहां पर हम 3 हिस्सों में आपके सामने आज के स्टॉक्स रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर खबरों के लिहाज से काफी अच्छा एक्शन देख रहे हैं हम। उसके अलावा आपके सामने कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स भी रखेंगे। कुछ एक काउंटर्स हैं जिनमें भारी पिटाई तो हुई है, पर क्या रिकवरी की कोई उम्मीद करें या फिर अभी अपनी पोजीशंस काटने पर फोकस करें, इन सभी पे करेंगे चर्चा। और आखिरी में तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर फिलहाल बन रहा है बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड, और क्या इस ट्रेंड में आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तो इन 3 हिस्सों में स्टॉक्स आपके सामने एक एक करके रखेंगे, तो हो जाइए तैयार। पर आगे बढ़े उससे पहले स्वागत कर लेते हैं हम आज अपने खास मेहमान का। उनसे समझेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी बाजार पर रणनीति, और साथ ही साथ तमाम काउंटर्स पर उनसे चर्चा भी करेंगे। स्वागत करेंगे राजेश भोसले का, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। और राजेश, कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़े से फिसलते हुए दिख रहे हैं बाजार, क्या करना चाहिए फिलहाल? क्या सेकेंड हाफ में कोई रिकवरी की उम्मीद करें? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल लास्ट वीक से ही अगर हम देखें तो कोई मेजर मूवमेंट हुई नहीं है मार्केट में। एक सीमित दायरे में निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 24,350 24,400 के रेंज में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ से कई बार बाइंग देखने को मिली है। बट ऑन द हाई साइड जैसे ही 24,700 24,800 का रेंज आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ट्रंकेटेड वीक है। बट अभी भी अगर आप इंडिकेटर्स को देखें, प्राइस इंडिकेटर्स एज वेल एज डेरिवेटिव इंडिकेटर्स, तो अभी भी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड जोन में है। तो बायस पॉजिटिव रहेगा, डिप्स में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में 24,500 पहला सपोर्ट रहेगा, एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो होगा 24,350 का। ऑन द हाई साइड 24,700 24,800 ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा और इस रेंज को ध्यान में रख के हमें प्ले करना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सत्र जो है हम मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं कि ये काउंटर्स जो हैं गिरावट का शिकार ज़रूर हो रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ढेर सारे काउंटर्स जो हैं अपने नतीजे भी जारी किए हैं, और फोकस करते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे, जहां पर कंपनी ने पहली तिमाही के जो नतीजे जारी किए हैं उस पर चर्चा करते हैं। और कंपनी के सीईओ सदाफ सईद जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सदाफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सदाफ जी, इस बार जो है काफ़ी भारी गिरावट हमने आती हुई देखी नतीजों पे। सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ कारण रहे हैं उसके, और आगे के लिए किस तरीके से रिकवरी की उम्मीद करें? Can't hear you. सदाफ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, तो चलिए शायद हम उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम ये फिक्स करके फिर से एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर आइए एक बार फिर से मार्केट्स पे नज़र डालते हैं, और आज सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो काउंटर्स जहां पर खबरों के लिहाज से हम एक्शन देख रहे हैं। आज खबरों के दम पर फोकस में है लुपिन, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो है अपनी सैंडोज ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जहाँ पर कंपनी कई सारी आँख से रिलेटेड दवाओं का जो है इस पे पार्टनरशिप करेगी। और साथ ही साथ ये एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट के तौर पे ज़रूर देखा गया है, जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में ये पर्टिकुलर ड्रग को वो मार्केट और कमर्शलाइज भी करेगी। एक बार राजेश जी आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स ही अच्छा कर रहे हैं, और लुपिन भारी पिटाई इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए, एक मेजर सपोर्ट लेवल्स पे लुपिन जो है ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका मल्टी मंथ लोज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 1850 के आसपास लुपिन को सपोर्ट है, एंड लास्ट वीक वहाँ से एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला था, जिसका फॉलोअप बाइंग इस वीक में भी दिखाई दे रहा है। अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल लुपिन के लिए होगा वो होगा अराउंड 2000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है 50 EMA है, एंड जो रिसेंट बाउंस था तो वो अराउंड 2000 लेवल्स के आसपास स्ट्रगल करा। तो अभी बायस थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लुपिन के लिए, बट 2000 लेवल्स क्रूशियल रहेंगे। जैसे ही ये क्रॉस करता है फिर पॉसिबली स्टॉक जो है 2150 लेवल्स तक भी जा सकते हैं। तो फिलहाल बायस पॉजिटिव रखिए। नीचे में जैसे मैंने कहा कि 1850 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो कोई भी जो लॉन्ग्स है तो 1850 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए।
ऑलराइट, तो ये नज़रिया लुपिन को लेकर देखिए कुछ लेवल्स जो हैं उनको ध्यान में ज़रूर रखना है। बट राजेश जी, एक और काउंटर जो कि आज फोकस में है वो है इंडियन होटल्स। यहाँ पर इन्होंने जो कंट्रोलिंग स्टेक के लिए 2 एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं, ANK होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और प्राइड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इनके जो एक्विजिशंस कंपनी ने अनाउंस किए हैं लगभग 204 करोड़ के हैं। जी हाँ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, पर ये भी बात है कि बहुत बड़ा एक्विजिशन नहीं है। बट हाँ, इसको लेकर स्टॉक फोकस में जरूर है, लगभग आधे % की यहाँ पर तेजी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको राजेश जी? चार्ट पे कहीं ना कहीं 700 के लेवल्स को होल्ड करने में अभी तक कायम रहा है इंडियन होटल्स। क्या यहाँ से और कुछ तेजी की उम्मीद करें? देखिए, मॉर्निंग में कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन था, बट हायर लेवल से फिजल आउट हुआ है एंड अराउंड 0.5% के गेन्स है। बट जैसे आपने हाईलाइट किया है, 700 लेवल्स को होल्ड कर रहा है। आप अगर मार्च से ही देखें तो कई बार 700 के लेवल से बाउंस बैक किया, तो जिनके लॉन्ग्स है तो नीचे में 710 700 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। बट स्टॉक में जो मेजर मोमेंट आएगा वो आएगा अराउंड अबाउट 775। ये इसका 200 DMA है एंड पास्ट में 2-3 बार यहाँ पे स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस लिया, तो ब्रॉडर अपमूव के लिए 775 क्रॉस करना होगा। बट अभी फिलहाल के लिए अगर जिनका भी लॉन्ग है तो वो 700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन हैं तो आप बने रह सकते हैं। इंडियन होटल्स में फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देख रहे हैं इस स्टॉक में। पर चलिए फिर से एक बार मुथूट माइक्रोफिन पर फोकस करेंगे। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे इस बार कुछ खास नहीं रहे हैं, पर आगे के लिए क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आइए ये सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ कंपनी के CEO सदाफ सईद जी जुड़ चुके हैं। सदाफ जी, उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक से आ रही होगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नतीजों पे ही एक बार अपनी राय दीजिए। देखिए, इस बार मार्केट की उम्मीदों से थोड़े से निराश तो ज़रूर हुए हैं नतीजों के फ्रंट पे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ खास रहा इस बार नतीजों में और आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है? नमस्कार, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, नतीजों को इन माइक्रो फाइनेंस में आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि किस तरह से हमारा कंसिस्टेंसी और टर्न अराउंड हो रहा है। आप जैसे जानते हैं, पिछला साल एक टफ फाइनेंशियल ईयर रहा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। सभी फाइनेंसर्स को घाटा भी देखना पड़ा और साथ में कुछ क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, GNPA बढ़े। बट हम जैसे देख रहे हैं, इस क्वार्टर में एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है और इसका कारण है थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव करना, साथ में जो स्ट्रिक्टर गार्ड रेल जो एमफिन ने लगाए हैं, और साथ में हमारा अप्रोच भी जो है कि स्ट्रॉन्गर क्रेडिट को करके अच्छे कस्टमर को सिलेक्ट करके उन पे फोकस करना। आप देखेंगे तो हमारा PPOP बढ़ा है 6% से, अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काउंट करें, और डेफिनेटली प्रॉफिट मॉडरेट है। बट एक ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेजेक्टरी की तरफ चल रहे हैं। हमने पिछले जो तिमाही है उसमें 1775 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है, जो कि करीब 10% 9.4% कम है पिछले क्वार्टर से। बट कंसिडरिंग के Q4 एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का मेन क्वार्टर होता है, उसके बनिस्बत अगर Q1 देखें तो थोड़ा स्लो क्वार्टर होता है, पर फिर भी हमने अच्छी डिसबर्समेंट करी है। और ये डिसबर्समेंट आई है जबकि एक गार्ड रेल एमफिन का गार्ड रेल 2.0 1 अप्रैल से लागू हो गया था, तो हम उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, साथ में हम डिसबर्समेंट भी करते जा रहे हैं। एक अच्छा मोमेंटम मिला है। हम जो RBI ने मॉडिफाई करी है क्वालिफाइंग एसेट की गाइडलाइन, जो कि पहले 75% थी, आज के दिन में 60% है, तो एक इनोवेशन का रूम मिला है, तो उसका फायदा उठा के इनोवेशन भी कर रहे हैं और कस्टमर को एक संपूर्ण प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि माइक्रो लैब भी अवेलेबल है, जिसमें गोल्ड लोन भी अवेलेबल है, जिसमें इंडिविजुअल लोन भी अवेलेबल है। सो ये इनोवेशन करी है हमने करीब 4,40,000 कस्टमर आइडेंटिफाई करे हैं, जिनका 730 से अधिक स्कोर है, और उन कस्टमर को हम ये नए प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। ऑल राइट। सदाफ जी, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझनी भी थी, बट जी हाँ, आपने डिसबर्समेंट, गार्ड रेल्स, इन सभी पे थोड़ा टच ज़रूर किया। बट क्विकली एक बार आपसे समझेंगे कि एसेट क्वालिटी आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। इस बार अगर हम देखें तो स्टेबल एसेट क्वालिटी है, बट आगे के लिए किस तरीके का आउटलुक रखें?
डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़ा जो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और पूरा इंडस्ट्री में और हमारी मुथूट माइक्रोफिन ऑपरेशन में कि एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। जीएनपीए हमारे स्टेबल थे, जो 4.84% थे, इस बार 4.85% है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो कम आई है। हमारी क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर के लिए 4.3% है, जो कि पिछले साल 9.4% थी। और हमने गाइडेंस दी थी इस साल के लिए, जो कि रेंज था 4 से 6% का। हम ऑलरेडी लोअर रेंज के करीब हैं और आगे आने वाले क्वार्टर में डिसबर्समेंट भी बढ़ेगा और हम कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं। तो ये क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगी फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि गाइडेंस को हम मीट नॉट के सिर्फ मीट करेंगे, हम उसे बीट करेंगे इन क्रेडिट कॉस्ट एस्पेक्ट। और हमारा जो नया लोन प्रोडक्ट है उसमें कलेक्शन एफिशिएंसी 100% आ रही है। और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसमें एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी 99.3% है और ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी 93% है, जो कि स्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग पीछे छूट गए थे, जिनमें अरियर में थे कुछ, उसमें भी हमारा कलेक्शन इंप्रूव हुआ है। पहले गए क्वार्टर में हम करीब 18 से 17 करोड़ रिकवर करते थे ओवरड्यू लोन से। इस क्वार्टर में हमने 38 करोड़ रिकवर करा है ओवरड्यू लोन से। अगर इसी रेट पे चलता रहा तो हम आशा करते हैं कि रिमेनिंग 9 मंथ में हम करीब 150 करोड़ और रिकवर कर पाएंगे ओवरड्यू लोन से। तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हम अपना कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस कर पाए हैं। करीब 23 बेसिस पॉइंट से हमारा कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस हुआ है। ये हमारी कैलिब्रेटेड एफर्ट की वजह से है, जो कि हम फोकस कर रहे हैं पीटीसी करने के लिए। वो सोर्स ऑफ फंड को पीटीसी की तरफ फोकस करा है, जो कि रेट ट्रांसमिशन थोड़ा फास्टर होता है वहां पर। जी। अभी जो पूरा रेट ट्रांसमिशन है वो टर्म लोन में नहीं हुआ है। ये रिडक्शन सिर्फ हमारी जी। स्ट्रैटेजी के कारण है। आगे जाके और रेट कम होगा, उसकी वजह से हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, जो आज के दिन में ऑलरेडी 60 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो गए हैं। ऑल राइट, ये इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी देखना। पर इसी के साथ सदाब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और नतीजों पर हमसे चर्चा भी की। तो इधर मैनेजमेंट मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है, ये सब उन्होंने हमें बताया। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार तमाम काउंटर्स हैं, अर्निंग्स कैंडिडेट्स, ट्रेंड सेटर्स, इन सभी पर चर्चा करेंगे। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां पर हम तमाम काउंटर्स पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर अभी फिलहाल हम एक्शन देख रहे हैं। अब इस शो की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आपके सामने रखते हैं वो काउंटर्स जहां पर नतीजों के दम पर हम एक्शन देख रहे हैं। राजेश जी, 2 काउंटर्स जहां पर काफ़ी कमज़ोर नतीजे आए, और सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रल लिमिटेड की। देखिए, मार्केट की उम्मीदें कुछ ज़रूर थी इससे, क्योंकि बीच में कुछ एक रिपोर्ट ज़रूर आई थी कि पीवीसी पाइप्स के जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। बट अब जब नतीजों में हमने देखा तो यहाँ पर सभी पैमानों पर मार्केट की उम्मीदों से कई ज़्यादा कम नंबर्स आते हुए दिखे। सभी पैमानों पर जो है कंपनी ने निराश किया है, और मुनाफे में जो है एक भारी गिरावट भी हमने देखी है साल दर साल। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ये ज़रूर जता रहे हैं कि जुलाई महीने में थोड़ा सा डिमांड अपटिक ये देख रहे हैं, बट आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इन्वेस्टर्स का। पर राजेश जी, आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुबह से 7% की गिरावट है, अभी 7.5% का कट है, पर कहीं ना कहीं स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। क्या समझें कि यहाँ से एक रीबाउंड दिखा सकता है या फिर कमजोरी गहरा सकती है? जी, डेफिनेटली एक शार्प सेल ऑफ काउंटर में देखने को मिला है। एंड इसके जो रिसेंट स्विंग लोज थे मार्च, अप्रैल और मई के अराउंड 1240 के आसपास, तो वो लेवल्स को रिटेस्ट कर रहे हैं। बट जिस तरीके का वॉल्यूम बेस्ड सेल ऑफ है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस वक्त ये जो लेवल्स है वो आने वाले दिनों में ब्रेक कर सके। तो सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। ओवरऑल कोई भी स्टॉक में बाउंस आ रहा है तो बाउंस में ये काउंटर स्ट्रगल किया है। पॉसिबली स्टॉक जो है 1200 लेवल्स तक फर्दर स्लिप हो सकता है। तो सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो उसमें एग्जिट करना होगा। तो
कोई भी बाउंस आए तो एस्ट्रल लिमिटेड में यहाँ पर आपको एग्जिट की राय आती हुई दिख रही है। एस्ट्रल लिमिटेड पे अगर और गिरावट आती है तो हो सकता है कि 1200 तक के भी लेवल्स दिखा दे ये स्टॉक। राजेश जी, इसके अलावा दूसरा काउंटर जिसके काफ़ी निराशाजनक नतीजे आए वो है प्राज इंडस्ट्रीज। 7% से ज़्यादा का कट हम इस काउंटर में देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? इंट्राडे हल्का सा बाउंस जरूर आया था पर सस्टेन नहीं किया। जी, यहाँ इंट्राडे थोड़ा बहुत बाउंस आया है, बट स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 440 के आसपास, उसको ब्रेक किया है एंड एक फ्रेश ब्रेकडाउन राउंडिंग टॉप काउंटर में दिखाई दे रहा है। तो फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है इस स्पेस में, पॉसिबली 370 टू 380 के डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड जो बेरिश गैप आज रह गया अराउंड 430 टू 440 के रेंज में, तो वो रेजिस्टेंस का जैसा ऐड करेगा। तो कोई भी वापस बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। तो यहाँ पर भी उछाल में एग्जिट करने की राय आती हुई दिख रही है। प्राज इंडस्ट्रीज पे हमने मैनेजमेंट से चर्चा भी की थी, वो भी यही बता रहे थे कि अभी जो ऑर्डर इनटेक्स भी आपको आते हुए दिखेंगे वो तीसरे क्वार्टर से रहेंगे, तो अभी तो चैलेंजिंग समय है ही, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। पर एक और काउंटर जिसके नतीजे आज आने वाले हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी हूँ क्योंकि अब तक जितनी भी हॉस्पिटल कंपनीज के नतीजे आए हैं अच्छे ही देखने को मिले हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे सिर्फ ना ही हॉस्पिटल कारोबार है बल्कि फार्मेसी भी अब इनका बिग कॉन्ट्रीब्यूटर है। राजेश जी, नतीजों से उम्मीद तो अच्छी ही है कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है आती हुई दिखेगी अक्रॉस द सेगमेंट। मुनाफे में लगभग 25% से भी ज़्यादा का साल दर साल हम जंप देख सकते हैं। कल स्टॉक में अच्छी तेजी थी, आज हल्का सपाट है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? जी, आज ओवरऑल थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। कल के 17 में 89 ईएमए पे सपोर्ट लिया था एंड फिर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। उस गेंस के बाद आज थोड़ा सा फ्लैट कर रहा है, बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेशन है कि जो रिसेंट हाइज है अराउंड 7550 के 7600 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते। तो एज लॉन्ग कल का जो एंगल्फिंग पैटर्न का लो होल्ड करता है 7000 का, एज लॉन्ग वो होल्ड रहता है, बायस पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेशन है कि जो रिसेंट हाइज है 7600, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। 7600 के जो लेवल्स हैं वो रीटेस्ट कर सकता है। एक अच्छा मूवमेंट अपोलो हॉस्पिटल्स में एक्सपेक्टेड है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने नतीजों वाले काउंटर्स पे तो चर्चा की ही, अब कुछ ऐसे काउंटर्स पे चर्चा करते हैं जहां पर ट्रेंड हम जो है बनते हुए देख रहे हैं। और बात करेंगे ऑटोज़ की। देखिए, पिछले हफ्ते से ही हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे किस तरीके से ऑटोज़ की चाल हम देख रहे हैं। पहले हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी तेज़ी थी, उसके बाद टीवीएस, बजाज, इन सभी में हमने 1 या 2 दिन जो है एक अच्छा मूव देखा। पर आज लगता है टू व्हीलर्स छोड़ के पैसेंजर व्हीकल्स की बारी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है M&M, मारुति जैसे काउंटर्स। और राजेश जी, इन दोनों पे ही आपसे राय लेना चाहेंगे, दोनों में से बेहतर कौन सा दिख रहा है? क्योंकि M&M तो देखिए एक आउट परफॉर्मर रहा है, पर मारुति सुजुकी भी अच्छे मूव्स दिखा रहा है, 12,500 के ऊपर सस्टेन किया है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों की चाल? जी, डेफिनेटली लास्ट कुछ हफ्तों से टू व्हीलर स्पेस बज में थे एंड आज 4 व्हीलर्स में मोमेंटम है। दोनों ही काउंटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मारुति एज वेल एज M&M। अगर आप मारुति को देखें तो कुछ मेजर हरकत नहीं हो रही थी लास्ट कुछ हफ्तों से एंड उस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। तो डेफिनेटली एक पॉज फेज के बाद जब एक मूव आती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड पॉसिबली मारुति जो है पॉसिबली यहाँ से 13,300 13,500 के लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बट ओनली प्रॉब्लम मारुति के में है कि वो है कि बहुत बड़ा प्राइस लेवल है, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू दैट। अगर M&M देखे तो इसमें मतलब हमेशा एक आउट परफॉर्मेंस रहा है, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप चार्ट बेसिस पे देखें तो आज इसमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो M&M भी पॉजिटिव है, यहाँ से भी एक अच्छे टारगेट्स M&M में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो M&M और मारुति दोनों को लेकर ये राय। पर राजेश जी, आगे ही अब फोकस करते हैं IT पे, क्योंकि आज कई दिनों के बाद IT अच्छा मूव्स दिखा रहा है सरप्राइजिंगली। बट क्या लगता है IT की ये चाल सस्टेन करेगी? कोई स्टॉक जो कि आपके लिए अलग से दिख रहा हो या फिर जहां पर आपका भरोसा हो?
जी एक ट्रेडिंग बाउंस है आईटी स्पेस में एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके के ओवरसोल्ड कंडीशंस है ये बाउंस बैक जो है फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। तो ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है। जैसे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है टेक महिंद्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक इसमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा था वीकली चार्ट में एंड उसका एक फॉलोअप बाइंग जो है हमें देखने को मिलेगा। पॉसिबली टेक महिंद्रा जो है यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है, यहाँ से 1600 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर है वो है टीसीएस। टीसीएस अपने प्रीवियस स्विंग लो पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड है। आज के दिन के हाई से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आया है बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेशन है कि टीसीएस जो है 3150 3200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आईटी पैक एक ट्रेडिंग बाउंस एक्सपेक्टेड है और टीसीएस जो है फिलहाल अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे। पर चलिए राजेश जी, इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज आपने समय निकाला और फटाफट अंदाज में ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, शो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ऐसे ही बरकरार रहेगा ET Now स्वदेश पे और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आपसे क्लोजिंग कॉल्स लेकर।